Hello viewers, welcome to 360 Investing. So there is a basic principle of market that price moves in trends and market moves in cycles. और market में business cycles हमेशा change होते रहते हैं, इसलिए हम हमेशा ही देखेंगे कि जब एक बुल मार्केट एंड होती है उसके बाद में ड्रॉ डाउन आता है, फिर वापस से बुल मार्केट शुरू होती है तो आप विनर्स अलग अलग हो जाते हैं. मतलब सेम प्लेयर्स आपकी मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे जब फ्रेश लेग ऑफ रैली शुरू होगी. और इसलिए हमेशा बिजनेस चेंज होने के साथ साथ हमें स्टॉक के पिकिंग्स में भी चेंजेस करना पड़ते हैं. ये चेंजेस अक्रॉस मार्केट सारे ही बड़े प्रोफेशनल्स करते हैं. इनफैक्ट अगर आप NSE का इंडेक्स देखोगे उसमें भी हर 3-4 महीने में चेंजेस होते हैं. तो फ्रेश परफॉर्मर कौन सा होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है. अगर हमें इन्वेस्टर एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है, बड़ा रिटर्न्स बनाना है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा. तो 2024 में अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो 2024 में आप स्क्रीन पे भी देख पाओगे कि हेल्थ केयर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया. फिर जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है या फिर अदर मिसलेनियस बिजनेस है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. इनफैक्ट होटल इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया, टेलीकम्युनिकेशंस ने अच्छा परफॉर्म किया, देन ट्रांसमिशन सेक्टर, पावर सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किए. इनफैक्ट वी हैव ऑल्सो सीन कंपनीज लाइक रिटेल सेगमेंट में वी-मार्ट हो गया या फिर ट्रेंड हो गया, ये सब कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. एंड फार्मा ने, फर्टिलाइजर्स ने साइक्लिकली अच्छा किया है ये सब कंपनीज ने. अब 2025 में हम एंटर कर चुके हैं. सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या लगता है मार्केट आउटलुक, और 2025 में ऐसे फ्रंट ड्राइवर्स कौन से होने वाले हैं, कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स आने वाले टाइम में निकल के आने वाले हैं. बिकॉज 2024 में हमें वाइड वैरायटी ऑफ स्कीम्स देखने मिली. जैसे रिसाइकलिंग ने बहुत अच्छा किया, वाटर ट्रीटमेंट ने बहुत अच्छा किया, राइट. तो ये सब जो सेक्टर्स थे ऐसे सेक्टर थे जो 4-5 साल पहले, 10 साल पहले बहुत सारे लोग इनको प्रेफर नहीं करते थे बिकॉज इनमें ग्रोथ नहीं आ रही थी, राइट. सो आज की तारीख में एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि 2025 में कौन से थीम्स हैं जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं. एंड टूवर्ड्स द एंड मैं आपको कुछ लॉजिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमें मार्केट आउटलुक और इन्वेस्टमेंट अप्रोच 2025 में रखना है. सो गाइस, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, 360 इन्वेस्टिंग पे हम 360 मार्केट रिसर्च करते हैं. आई एम रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट, और यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, सेक्टर एनालिसिस, काफ़ी सारे केस स्टडीज़ और एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं सो दैट एक आम इंसान इन्वेस्टिंग थोड़ा सिंपल तरीके से सीख पाए, खुद से इन्वेस्ट कर पाए, और एट द सेम टाइम मार्केट्स के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको टैकल कर पाए, वोलेटिलिटी को हैंडल कर पाए. सो अगर आप मार्केट्स को ट्रैक करने के लिए या मार्केट सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन. विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. So for 2025 we are going to understand 5 themes that can outperform, that can probably perform. But यहाँ पर मैं कुछ अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा एग्जाम्पल्स के तौर पे, लेकिन वो एग्जाम्पल्स इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. सो एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. यहाँ पर द मेन मोटिव इज टू अंडरस्टैंड द थीम्स एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. अब सबसे पहले थीम की जो हम बात करते हैं दैट इज़ योर बैंकिंग एंड फाइनेंस. अब बैंकिंग फाइनेंस में इनफैक्ट जो NBFCs हैं इंक्लूडेड, ये मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, इसके 3 मेजर रीजन्स हैं. एक, इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट हो गया. सो वी ऑल नो दैट इंटरेस्ट रेट्स गिरने शुरू हो गए US में, और प्रोबेबली शायद इंडिया में भी कुछ टाइम बाद गिरना चालू हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहा तो. ओके, ये फर्स्ट थिंग होगी. दूसरी चीज़, मार्केट में ना 2 अलग अलग टाइप्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. जब मार्केट मोमेंटम में होता है तो आपके ग्रोथ में री रेटिंग मिलती है, और जब खराब टाइम आता है व्हेन पीपल वांट टू डाइवर्सिफाई फंड्स टू द सेफ हेवन, जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, तो वो टाइम पे क्या होगा, जो अंडर वैल्यूड है वो थीम्स में थोड़ा सा पिकअप आपको मोमेंटम देखने मिलेगा. एट दिस पॉइंट इन टाइम बैंकिंग फाइनेंस में अगर आप प्राइवेट बैंकिंग की बात करो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो फेवरेबल वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं. जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो HDFC बैंक का एग्जांपल लेते हैं. HDFC बैंक में आप ये सिंपल सा, मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ, सिंपल सा चार्ट बताता हूँ जिसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. सी दिस, सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years इज 30%, 26% प्रॉफिट ग्रोथ है, और 3% सिर्फ स्टॉक प्राइस CAGR में रिटर्न्स है. मतलब रिटर्न्स आए नहीं. इज दैट मीन कि अच्छा नहीं है स्टॉक?
HDFC बैंक इज़ अ गुड स्टॉक, लेकिन ड्यू टू मल्टीपल हेडविंड्स जो हमने हमारे बैंकिंग के सेक्टर एनालिसिस में ऑलरेडी आपको हाईलाइट किया है, वहाँ पर हमने प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस, सारे बैंक्स के ऊपर भी केस स्टडीज़ की है। तो सेक्टरल एनालिसिस एक हमारा प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मल्टीपल सेक्टर में आपको मिल जाएगा, उसमें से बैंकिंग पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक और जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बैंकिंग को जो एनालाइज करते हैं तो हम प्राइस टू बुक वैल्यू को हिसाब से देखते हैं। तो हम जब प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आप HDFC बैंक को देखोगे, यू वुड फाइंड कि 2020 में जब फॉल आया था तभी 2.9 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे प्राइसिंग आ गई थी। उसके बाद में आज की तारीख में 2.7 2.8 के आसपास में HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है। मतलब कोविड के बाद अब मतलब 4 साल हो गए, फिर भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन चीप है अभी भी HDFC बैंक का। इतने साल का जो भी प्रॉफिट कमाया है वो प्राइस ने अपने अंदर फैक्टर इन कर लिया है, ग्रोथ नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बढ़ जाता है, और ये सेम चीज़ आपको सिर्फ HDFC बैंक में देखने नहीं मिलेगी, आपको बाकी बैंक्स में भी देखने मिलेगी। इफ यू सी यहाँ पर ICICI बैंक हो गया है, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया है, एक्सिस बैंक हो गया, सबका पैग ऑलमोस्ट 1 से नीचे ही है, 0.3 0.9। एक्सिस बैंक में भी आप 0.3 0.6 देखोगे। और अगर इसमें से अगर मान लो मैंने कोटक का एग्जाम्पल लिया, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कोटक में भी हम सेम चीज़ देखते हैं प्राइस टू बुक के हिसाब से कि हिस्टोरिकल एवरेज में क्या चल रहा है। सो हिस्टोरिकली जो मीडियन आ रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4, और आज जो आपका वो प्राइस टू बुक चल रहा है दैट इज़ 2.8। तो यहाँ पर भी 2.7 2.8 फॉर कोटक महिंद्रा बैंक इज़ गुड, मतलब इट इज़ बिलो इट्स मीडियन। और सेम चीज़ गोज़ विद एक्सिस बैंक ऑल्सो, डिस्पाइट पोस्टिंग गुड नंबर्स पोस्ट मैनेजमेंट चेंजेस। यहाँ पर भी आप देखोगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर एक्सिस बैंक इज़ ऑल्सो वेरी फेवरेबल, जहाँ पर वो भी मीडियन के नीचे ही चल रहा है, विच इज़ योर 2.1। और यहाँ पर हेडविंड्स क्या थे कि जो आपका जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रेट साइकिल, उसके अलावा RBI के जो नॉर्म्स हैं, राइट, जैसा कासा टू आपका डिपॉजिट टू आपका क्रेडिट रेशियो है, फिर आपके अनसिक्योर्ड लेंडिंग्स में जो भी मोमेंटम चल रहा था उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया गया, जिसके थ्रू आप देखोगे जो माइक्रो लेंडिंग स्पेस है, राइट, माइक्रो फाइनेंस में, वहाँ पर NBS जो NPA वगैरह है, GNPA, वो थोड़े से शूट अप होना चालू हो गए, और जो क्रेडिट ग्रोथ भी है वो भी थोड़ी सॉफ्टर होते जा रही है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये थी बैंकिंग में कि योर निम्स वर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो प्रॉब्ली अभी जब इंटरेस्ट रेट का कट होने का साइकिल शुरू होगा, सो वी माइट सी लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ प्राइवेट कैपेक्स हैपनिंग, लॉट ऑफ पीपल टेकिंग लोन्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद में एक ग्रोथ रिकवरी फॉर दिस सेक्टर इज क्वाइट पॉसिबल। तो सेकंड सेक्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर इज योर फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है, नए नए मॉलिक्यूल्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं, और पाइपलाइंस में भी कंपनीज़ के पास में काफ़ी कुछ है। इनफैक्ट CDMO स्पेस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, नई नई कंपनीज निकल के आ रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग, और एट द सेम पॉइंट टाइम वैल्यूएशंस जो है वो भी कहीं कहीं पे फेवरेबल है। ऑल्दो इन लास्ट 1 ईयर फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिला। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अब, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री में सन फार्मा की बात करते हैं। तो सन फार्मा वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अगर आप देखोगे जो डाइवर्सिफाइड फार्मा में है, जिसमें आपके APIs वगैरह में भी है, इनफैक्ट फॉर्मुलेशंस में भी है, एंड जो आपके डोमेस्टिक इनफैक्ट जो बाहर US वगैरह में भी एक्सपोर्ट्स वगैरह करते हैं। तो बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग। और यहाँ पर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल्स में भी 39 का PE मल्टीपल है अप्रॉक्स। और ये साइकिल जो है ना, एक साइक्लिकल बिजनेस में बहुत टाइम के बाद में फार्मा का साइकिल काफ़ी फेवरेबल हुआ है, बिकॉज 10 साल पहले अगर आप बात करोगे ना, P रेशियो के हिसाब से जो मीडियन है आपका दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30, अभी भी 37 38 के आसपास ही चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कि मीडियन ही 25-30 का है और 50-60 पे आप चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा महंगा चले जाएगा, तो उसके बाद में थिंग्स माइट लुक एक्सपेंसिव। बट विद द करंट प्राइस मोमेंटम एंड विद द करंट ग्रोथ मोमेंटम थिंग्स आर लुकिंग फेवरेबल, बिकॉज यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो ग्रोथ मोमेंटम है यहाँ पर आप देख पाओगे पिछले 3 साल में 13% का सेल्स ग्रोथ, 25% का प्रॉफिट ग्रोथ और 30% का अप्रॉक्सीमेटली CAGR रिटर्न्स, विच इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। जब आप बात करते हो यहाँ पर ग्रोथ की, तो सेल्स क्वार्टर में भी आप देखोगे 9-10% का ग्रोथ का एवरेज है, और ये 10-12-13% के आसपास का चला आ रहा है। सो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ वॉट वी हैव सीन इन फार्मा। बट फार्मा में आपको ये ध्यान रखना होगा कि फार्मा मतलब सिर्फ दवाई बनाने वाली एक ही कंपनी ऐसी नहीं होती है।
फार्मा में एक इंटरमीडिएट्स केमिकल वाले अलग होते हैं, APIs फॉर्मुलेशन बनाने वाले अलग होते हैं, CDMO स्पेस, कैम स्पेस जिसको बोलते हैं वो अलग होता है। फिर दे आर न्यू केमिकल एंटिटीज़ जो नए नए केमिकल्स को फॉर्म करते हैं, वो कंपनीज अलग होती है, उसमें R&D कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। एंड इनफैक्ट जो आपके फार्मा कंपनीज होती है जिसमें आपका जो आपके पेटेंटेड भी होते हैं उसमें और जेनरिक भी होता है, वो कंपनीज भी अलग होती है। कोई कंपनी ऐसी भी ऐसे एल्केम हो गया या फिर आपके जो आपका मैनकाइंड है उसका डोमेस्टिक प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन दे आर सर्टन MNC कंपनीज जैसे एबॉट हो गया, सिनोफी हो गया। सो दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंपनीज जो फार्मा में है, और उसमें से आप देखोगे कि दे आर जो CDMO स्पेस है वहाँ पर काफ़ी कंपनी अच्छा कर रही है। तो अब यहाँ पर अगर आप डीवीज लैबोरेटरीज को देखोगे तो डीवीज में भी जो रिसेंट में ग्रोथ रन रेट आया है वो वापस से मोमेंटम आना शुरू हो गया, बिकॉज लास्ट के 2 क्वार्टर से कंटिन्यूसली 18-20% के आसपास का ग्रोथ कंपनी रजिस्टर किया, जो पिछले 1 साल पहले ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ रिटर्न्स में था। अब नेगेटिव मोमेंटम के टाइम पे ये डीवीज लैब इज द सेम स्टॉक्स जो आपको पहले 4,000, 3,800, 4,000, 4,200 में मिल रहा था, लेकिन आज यही स्टॉक 6,000 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। सो द ग्रोथ मोमेंटम इज़ क्वाइट गुड इन द रिसेंट टाइम्स, और ये चीज़ हमें अभी प्राइस पे रिफ्लेक्ट करना ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो इफ़ दिस रन रेट कंटिन्यूज, जो हमें लगता है कि PPL फार्मा हो गया या फिर आपके न्यूलैंड लैब्स में जितना अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिला, वो डीवीज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, और आपको ये सब चीज़ें इसमें भी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट देयर आर न्यू कंपनीज विच आर कमिंग अप। जैसे मैंने रिसेंट में एक ब्लू जेट नाम की कंपनी पे एनालिसिस किया था, जिसने ऑलरेडी देखा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने वो एनालिसिस देखा। तो ब्लू जेट में एक वो अलग मार्केट सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, जहाँ पर वो स्वीटनर्स में है। इनफैक्ट जो आपके एक्सरेज और आपके अल्ट्रासाउंड, MRI स्कैन, CT स्कैन्स वगैरह होते हैं, उनके जो उनके वो इमेजिंग के जो अलग अलग टूल्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली बनाते हैं ब्लू जेट। और यहाँ पर ब्लू जेट पे भी ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो दीज आर फ्यू प्लेयर्स, जैसे इनोवा कैप वगैरह हो गया, दीज आर फ्यू प्लेयर्स दोज आर गोइंग रियली गुड। अब क्योंकि हमने फार्मा की बात की, तो फार्मा के ही थोड़ा लगभग सिमिलर अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को एनालाइज करोगे, सो दे आर फ्यू कंपनीज इन डायग्नोस्टिक्स, राइट। और उसके अलावा एक हॉस्पिटल चेन वाला भी सेक्टर आता है। तो हॉस्पिटल चेन एक थीम जो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर भी अच्छा किया था और ये साल वापस से अच्छा करेगा। हॉस्पिटल्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल एनालिसिस बना के रखा है सेक्टर एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में। अगर आपको देखना है, पूरे सेक्टर को समझना है, तो आप वो ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं कुछ आइडियाज़ लूँगा, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पर, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल चेन में आप अपोलो हॉस्पिटल को स्टडी करते हो, तो यहाँ पर आप 90 का P मल्टीपल थोड़ा सा महंगा लग सकता है कहीं पे, लेकिन ऑलरेडी ग्रोथ आ रही है, इसके लिए स्टॉक प्राइस चल रहा है। तो हमने काफ़ी सारे पास्ट में ऐसे कंपनीज़ में देखा, ऐसे BSC में देखा, ट्रेंड्स में देखा, या फिर ट्रांसफॉर्मर कंपनीज़ में देखा कि ऑल्दो मोमेंटम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है, इसके लिए उसको स्टॉक को मोमेंटम मिल रहा है, री रेटिंग मिल रहा है, एंड योर वैल्यूएशन एंड PE गेट्स इग्नोर्ड। लेकिन वो एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि जब अर्निंग स्लो डाउन होगी तो क्या होगा, राइट। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी ध्यान देनी है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक में नहीं एंटर करना है। जैसा कि 106 का P मल्टीपल है, 90 का P मल्टीपल है, यहाँ पर अगर आप एंटर कर रहे हो, सो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर अबाउट द अर्निंग्स, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी ध्यान में रखनी है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जैसे फॉर एग्जांपल नारायण हुदराले, दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक्स। अभी इस टाइम पे थोड़ा ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन रहा है इसका, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनीज क्योंकि ऑलरेडी एक्सपांशन वगैरह किया है इन्होंने और ज़्यादा बेड्स ऐड कर रहे हैं, बिकॉज प्राइवेट कैपेक्स ये इंडस्ट्री में हो रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके प्राइवेट कैपेक्स आप देख पाओगे, तो ये इंडस्ट्री में काफ़ी प्राइवेट कैपेक्स हुआ है लास्ट दो सालों में। काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आप रेनबो ले लो, चाहे आप मैक्स हेल्थ केयर ले लो, अपोलो ले लो, बहुत सारे कंपनीज़ ने बेड के अनाउंसमेंट किए हैं और वो बेड्स ऐड करने वाले, जिसके थ्रू उनका जो प्रॉफिट रियलाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप ये कंपनी को देखोगे ना, तो यू नीड टू सी दैट कि यहाँ पर जो प्राइस टू आपका फ्री कैश फ्लो है, ये बेसिकली नारायणा में 89 है, एस्टर में 67 है, लेकिन बाकी और आप जो भी लेवल्स आप देख रहे हो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव दिख रहा है। एट द सेम पॉइंट टाइम जब आप EV बाय एबिटा देखते हो, तो EV बाय एबिटा में भी आपको जैसे कि ग्लोबल हेल्थ हो गया या फिर नारायणा हो गया, ये सब आपको थोड़ा सा डिसेंट वैल्यूएशन में दिखेंगे। उसके अलावा बाकी जो भी आप देखोगे वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगेंगे। ये करंट इसका मैट्रिक्स है अभी फ़िलहाल।
उसके अलावा व्हाट यू कैन सी देयर इज़ वन मोर स्टॉक जो हम यहाँ पर हमने काफ़ी बार कवर किया था, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर दिवाली पिक्स लास्ट टाइम। बट उसके अलावा यहाँ पर आप ये चीज़ मुझे इसमें बहुत अलग दिखती है, स्टैंड आउट में दिखती है, क्योंकि रेनबो स्पेशलिटी जो है, रेनबो चिल्ड्रन स्पेशलिटी, ये सिर्फ चाइल्ड को ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक यहाँ पर मतलब ये स्टैंड आउट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेगमेंट, जो सेगमेंट को ये केटर करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखना है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी कैपेसिटी वगैरह एड ऑन हो रही है, इसका थोड़ा सा पी मल्टीपल हायर है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ अच्छी आ रही है कंपनी में। तो आप ये देख पाओगे कि रिसेंट में भी सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% का ग्रोथ आया, वो भी 3-4 क्वार्टर के बाद। इसके पहले इनके ग्रोथ रेट्स अप्रॉक्सीमेटली 23%, 50%, 21% के हुआ करते थे, जो कि आपके 20s में हुआ करते थे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 क्वार्टर्स कंपनी हैव रजिस्टर्ड 25% ग्रोथ, और आने वाले टाइम में दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू मैनेज 20% काइंड ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो गए, जो कंपनी का ग्रोथ है वो भी इंप्रूव हो गया, और इसलिए रेनबो इज़ वन ऑफ द फिल्टर्ड आइडियाज़ जो मुझे लगता है कि यहाँ पर बेटर कर सकता है, बट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, राइट। सो आपको खुद भी इंडिपेंडेंटली आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। अब MOSL का एक रिपोर्ट है जिसमें आपको थोड़ा अर्निंग्स मोमेंटम समझ में आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल EPS अर्निंग्स में आप देखोगे तो नारायणा जो है वो 40 का EPS है, यहाँ पर 44 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, राइट। इसके अलावा आपको P मल्टीपल पे जो ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ फॉरवर्ड में 1 साल फॉरवर्ड आप देखोगे 28 के P मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी ग्रोथ कंपनी जिसका अगले साल आउटलुक अच्छा होने वाला है, मतलब बिकॉज मैनेजमेंट क्या करता है, फॉरवर्ड गाइडेंस भी देता है। तो जहाँ पर फॉरवर्ड गाइडेंस अच्छी स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिजनेस में टेल विंड्स चल रहे हैं, और वहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, तो वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है डेफिनेटली। क्योंकि क्या हो रहा है कि कहीं पे अगर मान लो जैसे आज की तारीख में लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेटा सेंटर की थीम को पकड़ते हैं, तो अब नेट वेब वगैरह हो गया या फिर ओरियन प्रो सोल्यूशंस हो गए, तो अब नेट वेब में ऑलरेडी 150 का पी चल रहा है, 200 का पी चल रहा है, 250 का पी चल रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 100%, 50% की ग्रोथ रेट नहीं आई 1-2-3 क्वार्टर के लिए, जो हमने अभी देखा, राइट, रेनबो में भी कि ड्रॉ डाउन आ सकता है, तो वो टाइम पे जो आपका करेक्शन होगा दैट विल बी वेरी डीप, ठीक है। और ये चीज़ हमने अभी इसमें ऑटो इंडस्ट्रीज़ में भी देखी। रिसेंट में मैंने ऑटो सेक्टर के ऊपर एक बहुत कंप्लीट एनालिसिस, अच्छा खासा एनालिसिस दिया है आपको, तो वो आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो, या आपने वीडियो मिस कर दिया है तो। क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि रिसेंट में 3-4 महीने में करेक्शंस अच्छे खासे हुए हैं, जहाँ पर 15%, 20% का करेक्शन भी हुआ है। तो करेक्शंस जब आएंगे और अगर आपका बहुत ज़्यादा मल्टीपल है तो ड्रास्टिक करेक्शन आएगा। अभी अब रिसेंट में देखो ट्रेंड में क्या हुआ, राइट, 1000-1500 रुपया टूट गया ना, ऑलमोस्ट 6300 तक लो बना के गया ना। तो ये होता है, हायर पी मल्टीपल को स्टॉक जब आप बाय करोगे तो आपको यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट द अर्निंग विजिबिलिटी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अर्निंग्स को भी देख सकते हो 1 ईयर फॉरवर्ड में, एंड यहाँ पर EV/EBITDA में आप वैल्यूएशन वाइज जज कर सकते हो कि वैल्यूएशन में एक 1 ईयर फॉरवर्ड में 18 के EV/EBITDA में मिल रहा है आपको, रेनबो 25 के EV/EBITDA में मिल रहा है। HCG इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स जो EV/EBITDA 14 पे मिल रहा है आपको 1 ईयर फॉरवर्ड में। वन मोर थिंग ओवर हियर इन द मैट्रिक्स, आप ये भी देख सकते हो कि ROE कौन सी कंपनी का ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखोगे NH का ROE दैट इज़ 24%, दैट इज़ वन ऑफ द क्वाइट गुड नंबर्स। इनफैक्ट रेनबो का भी 18 है। तो अमंग द पीयर्स ये दोनों भी स्टॉक जो है वो अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट अपोलो हॉस्पिटल में भी 17 का ROE है, बट देन वहाँ पर जो ग्रोथ है वो कहाँ ना कहाँ थोड़ा फैक्टर इन किया है प्राइस में। सो फोर्थ थीम दैट वी आर गोइंग टू कवर इज रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट पे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों लग रहा है, बिकॉज काफ़ी कंपनीज कैपेक्स कर रही है और नए नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा सेल्स अट्रैक्शन ऑलरेडी अट्रैक्शन देखने मिल रहा है। वी हैव सीन दिस इन द रिजल्ट्स ऑल्सो, जहाँ पर कंपनीज का एक जो मोमेंटम है सेल्स का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दे आर रजिस्टरिंग देयर हायर ऑर्डर सेल्स बुक, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम वी हैव ऑल्सो सीन पोलराइजेशन विच हैज़ हैपेंड, जहाँ पर जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पर ग्रोथ बहुत फास्ट दिखने मिल रही है ड्यू टू दैट प्रीमियमाइजेशन, राइट। सो जो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट्स हो गए, चाहे आप वो ऑटो स्केल में आप देखोगे तो गाड़ियों में लोगों को लग्जरी एक प्रीमियमाइजेशन का एक जो ट्रेंड चला है, तो बेसिकली दैट इज स्टिल रिफ्लेक्टेड इन योर रियल एस्टेट सेक्टर्स ऑल्सो, एंड वी कैन सी दिस कम्प्लीटली इन द नंबर्स। तो अब यहाँ पर अगर आप चार्ट पे देखोगे निफ्टी रियल्टी सेक्टर, तो सेक्टर में पिछले 6-8 महीने में कुछ हुआ नहीं है। यू विल सी दिस द प्राइस इज वेंट अंडर अ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में ऑलरेडी चल रहा है सेक्टर कंसोलिडेशन में चलना एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है, बिकॉज इसके पहले आपने देखा होगा 2 साल में, पिछले 2 साल में 2023 एंड 2024 में सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, राइट। सो पोस्ट 2023
यू हैव सीन दिस फ्रॉम 457 टू इट हैज़ ऑलरेडी रीच अ लेवल ऑफ 1100। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिली और ये साइडवेज हो रहा है। सो दिस ग्रोथ रेट कैन अगेन पिकअप। अगर पिकअप होगा तो ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में क्या हो रहा है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। अब यहाँ पर देखोगे स्ट्रॉन्ग H2 FY25 एंटीसिपेटेड, तो मैनेजमेंट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले टाइम में जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्ली में हो रहे हैं, गोल्फ कोर्स के पास में गुड़गांव में हो रहे हैं, एंड सेक्टर 44 इन नोएडा में, बैंगलोर में, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, दीज आर गुड सिटीज़, दीज आर ग्रोइंग सिटीज़। ऐसा पुणे में, बेंगलोर में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ आ रही है, कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, तो एक वो जो मोमेंटम है रियल एस्टेट सेक्टर का वो ऑलरेडी चल पड़ा है। और ये लॉन्ग डेटेड साइकिल होता है, जैसे हमने पहले 2003-2005 के टाइम पे, 7 के टाइम पे देखा था इतना बड़ा मोमेंटम रियल एस्टेट में। उसके बाद 8-10 साल तक कोई मोमेंटम ही नहीं, कुछ साइकिल में मोमेंटम ही आया नहीं, और उसके बाद में अब ये मोमेंटम पकड़ा है पिछले 2 साल में। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग ट्रेंड्स चल रही है ना, जैसे कि आप हायर लग्जरी सेगमेंट में DLF है, देन उसके बाद में आप अभी रिसेंट में प्रेस्टीज वगैरह भी आ गए हैं, ओबरॉय रियल्टी दे आर गेटिंग इनटू बेंगलुरु साइड बिकॉज दे वर प्रीवियसली दे वर फोकस्ड ऑन मुंबई। और DLF वगैरह जो है ये पैन इंडिया लेवल पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाते हैं। और पोस्ट रेरा हमने देखा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया कि जहाँ पर छोटे प्लेयर्स, जो छोटे बिल्डर्स हैं वो ख़त्म ही हो गए, तो एक जो इंडस्ट्री बाद में कंसोलिडेट हो गई, जो ज़्यादा फोकस्ड हो गई एज इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो अब ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स विद इन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स दैट इज़ अ पोलराइजेशन विच इज़ हैपनिंग। और ये इसमें जो आपके लग्जरी सेगमेंट है, दीज कंपनीज, दिस प्रोजेक्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो अब यहाँ पर आप चार्ट पे इजीली देख पाओगे जो आपका एक्सपेक्टेड लॉन्च रन रेट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। FY25 FY26 दोनों का एस्टिमेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम प्री सेल्स जो ग्रोथ नंबर्स है दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, जो यहाँ पर आप चार्ट पे देख पा रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप एक और चीज़ देखोगे कि स्ट्रॉन्ग सेल्स विल बूस्ट कलेक्शंस। तो कलेक्शंस भी है जो रियलाइजेशंस है अगले 1-2 साल में इंप्रूव हो सकती है। और आने वाले टाइम में अगर कंपनी ज़्यादा बेटर रियलाइजेशन कर पाई तो वहाँ पर हो सकता है कि जो डेट इंक्रीज अभी इंक्रीमेंटल आपको दिख रहा है वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। अब यहाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में लॉन्चेस जो हैं प्रोजेक्ट्स में, वहाँ पर एवरेज 19% हायर रियलाइजेशन हुआ है वर्सेज एस्टीमेट, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 40% है, कहीं पे 6% है, नागपुर में भी इन्होंने टारगेट किया है। फिर देन दे आर मुंबई सिटीज़ हैं, वहाँ पर बैंगलोर है, गुड़गांव है, नोएडा है, राइट। सो वडाला में भी इनके प्रोजेक्ट्स चालू है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के। सो आई थिंक दिस कंपनी हैज़ द पोटेंशियल टू एटलीस्ट सस्टेन एंड द नंबर्स कैन बी गुड। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइस में, जैसे हमने बताया थोड़ा करेक्शन है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये एक रिसेंट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा विच इज़ योर 2500 का लेवल। 2500 के लेवल के बाद में योर एक्चुअल लेवल कम्स नियर योर 2100। सो मुझे लगता है कि ये लेवल्स सस्टेन करना चाहिए। अगर ये लेवल्स के बीच में सस्टेन करता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। लेकिन आउटलुक माइट चेंज बिकॉज ये एक थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो आउटलुक माइट चेंज अगर इस लेवल के नीचे स्टॉक प्राइस चले जाता है तो देन वी नीड टू अगेन रिव्यू इट। सो बेसिकली यहाँ पर ये एक गोदरेज प्रॉपर्टी का अच्छा मुझे लगता है। उसके अलावा DLF लुक्स गुड। सो DLF में भी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, ग्रोथ मोमेंटम क्या चल रहा है। सो 55 का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है यहाँ पर। इसमें हम बेसिकली एक्चुअली कैश फ्लो का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, तो हमें कैश फ्लो के हिसाब से देखना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है कि आप जब बिल्डर के पास में घर बुक करते हो तो पूरा पैसा उसको एकदम से नहीं देते हो, वो प्रोजेक्ट बनने में 2 साल लगेगा, आप आस्ते आस्ते ट्रांसेस में पैसे देते हो। तो जितना प्री सेल्स में जो बुकिंग आ रही है उसके बेसिस पे हम वैल्यूएशंस को निकालते हैं, राइट। और ये जो कैश फ्लो है वो अगले 2 साल में आने वाला है। सो योर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज अगर नए प्रोजेक्ट्स और एड ऑन होते जाते हैं तो दिस इज समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। तो अगर आप DLF को देखोगे ना, DLF में भी यहाँ पर आपको रिसेंट में करेक्शन तो देखने मिला है। इनफैक्ट अगर आप रिसेंट पीक से देखोगे विच वॉज क्लोज टू 920 930, वहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक 800 तक आ गया है। और यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में मोमेंटम अच्छा आया विच वॉज रजिस्टर्ड 46% ग्रोथ जो आपके सेल्स नंबर्स में थे, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर फ्लैट गया था। और ये इसलिए भी बिकॉज लॉट ऑफ द कंपनीज हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस कि ड्यू टू इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस स्लो हो गया और इसलिए शायद से ग्रोथ नंबर्स उतना रिफ्लेक्ट नहीं आए, लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी क्वाइट गुड। और यहाँ पर रिसेंट में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कैश फ्लो भी बनाया है
यहाँ पर आप देख पाओगे तो कैश फ्लोज, पॉजिटिव कैश फ्लोज है। इनफैक्ट उसके अलावा कुछ उनके पाइपलाइंस ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स जो अप्रूवल में है, जहाँ पर दाहिलास में उनको ऑलरेडी फॉर्मल अप्रूवल रिसीव्ड हो गया इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और प्री लॉन्च एक्टिविटीज़ आर अंडर वे है। उसके अलावा गोवा में है, मुंबई में है, जो ऑलरेडी फेज़ वाइज चल रहा है। Q4 में दे आर एक्सपेक्टिंग मुंबई में लॉन्च हो जाएगा। सो दे आर फ्यू थिंग्स दैट दे आर ऑलरेडी शेपिंग अप, और आने वाले टाइम में इसका रियलाइजेशन जब होगा तो DLF विल बी अ गुड परफॉर्मर एज वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर आप ये कंपनी को एनालाइज भी करोगे अमंग द पीयर्स तो आप मार्जिन देख पाओगे, 28% का मार्जिन है। इनफैक्ट 34% का प्रेस्टीज का है, फिनिक्स में 54 है। बट ये सब मतलब हैंड टू हैंड एकदम सेम नहीं है, अलग अलग भी है, क्योंकि कई लोग, कुछ लोग कमर्शियल्स में होते हैं ज़्यादा फोकस, कुछ लोग रेसिडेंशियल में भी होते हैं फोकस। सो दैट्स हाउ इट वेरीज, द क्वालिटी वेरीज। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्वार्टरली सेल्स नंबर में भी एक डिफरेंशिएशन देखने मिलेगा। 46% से यहाँ ग्रोथ है, लोधा में भी 50% का ग्रोथ है, गोदरेज प्रॉपर्टी में 218% का ग्रोथ है। तो क्वार्टरली सेल्स नंबर्स यहाँ पर आपको ये तीनों स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा ट्रैक्शन आपको देखने मिल रहा है। एंड इसलिए मैंने ये 2 स्टॉक्स आपके साथ में शेयर किए। नाउ वन मोर सेक्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, दैट इज़ ज्वेलरी सेगमेंट। कंसिडरिंग जो गोल्ड का जो एक एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए यूटिलिटी हमारा जो पैटर्न है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। इनफैक्ट वन मोर थिंग इज़ दैट ये एक जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में जो मोमेंटम शिफ्ट होते जा रहा है, जो वैल्यू माइग्रेट होती जा रही है, पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर ब्रांड कॉन्शियस। दे वॉन्ट टू गेट अटैच टू सेनको या फिर कल्याण ज्वेलर्स या फिर तनिष्क, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इन टू प्ले, और रिसेंट में 1 साल में हमने देखा कि ये सब चीज़ें प्ले आउट हो रही है। इनफैक्ट देयर आर कंपनीज जिन्होंने काफ़ी सारा कैपेक्स किया है, नए नए स्टोर्स ओपन किए हैं इन ऑर्डर टू केटर दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स। अब एक और चीज़ जो हमने देखी पूरी वीडियो में, हमने समझी कि एक प्रीमियमाइजेशन का भी एक ट्रेंड चल रहा है। एट द सेम पॉइंट टाइम आपकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पावर है, लग्जरी चीज़ों का पावर जो है वो स्पेंडिंग्स में बढ़ते जा रहा है। सो यहाँ पर से आपको मेजर ग्रोथ जो है ड्राइव हो सकती है, और इसलिए मुझे लगता है दे आर स्पेसेस लाइक टाइटन हो गया या फिर सेनको हो गया, जहाँ पर थोड़े करेक्शन में अगर आपको ये सब स्टॉक्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि इनका ग्रोथ रेट, बिकॉज 15-16% का ग्रोथ तो ये बिजनेस में वैसे भी आ ही रहा है। अब रिसेंट में टाइटन इसलिए करेक्ट हुआ बिकॉज रिसेंट में आप EPS का ग्रोथ देखोगे उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी केस एवर, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पर कंसिडरिंग जो अभी तो फिलहाल फेस्टिव सीजन भी था, तो ये क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। सो सी यू कैन ओवर ईयर यू कैन सी दिस 25%, 35%, 22%, 20%, 11%, 16%, मतलब 11-16 ऑलरेडी गिर के 2 क्वार्टर में ख़राब हुआ है। इसके लिए स्टॉक प्राइस भी नीचे आया है, लेकिन जो रन रेट है दैट इज़ क्लोज टू 20%। 18 से 20% का एवरेज आपका 16 पूरे साल में आ जाता है। तो अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस में देखोगे पिछले 3-4 साल में यू विल बी एबल टू सी दिस। पिछले 3-4 साल में पोस्ट कोविड अगर आप उसको हटा दो तो 33%, 40%, 25% का ग्रोथ रेट रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड। और लास्ट 3 साल में आप 3 साल में देख सकते हो 33% सेल्स ग्रोथ है, 50% का प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड स्टॉक प्राइस इज नॉट गॉन सो फार। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कंपनीज है, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स है, इनका ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टाइटन है, टाइटन बाकी चीज़ों में भी है, अलग अलग सेगमेंट्स में भी है टाइटन, जैसे आई केयर वगैरह में हो गया टाइटन, या परफ्यूम में हो गया, बाकी दूसरे जो फैशनेबल एक्सेसरीज है उसमें भी आ गया है। सो ऑल दीज थिंग्स कंसिडरिंग काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉक्स हैं, जैसे कि आपका PN गार्डगिल, सेनको गोल्ड। सो टॉप 4-5 कंपनीज को ज़्यादा फोकस करो, नीचे के लेवल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ 2025 आप लोगों के लिए बहुत स्मूथ जाए, बहुत अच्छा जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मलाइज रखना पड़ेगा और मार्केट्स के थ्रू अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर जो पूरा खेल है वो आपके वैल्यूएशंस का है, और आने वाले टाइम में वी नीड टू बी वेरी मच स्टॉक स्पेसिफिक। और इसलिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हो, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। हम बात ना एक्चुअली अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में देखोगे तो हम ऐसे 2 फेज़ में चल रहे हैं जहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ में बहुत कमाल की ग्रोथ आ रही है और कुछ इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ नहीं आ रही है। मतलब जैसे कि आप रूरल इकोनॉमी देखोगे, FMCG में नेस्ले या एशियन पेंट्स हो गया, वहाँ पर खुद मैनेजमेंट आके बोल रहा है कि नंबर्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। सो एंटायर इकोनॉमी इज़ नॉट इन अ स्वीट स्पॉट, वी नीड टू टेक इट वेरी ऑनेस्टली कि सब चीज़ ओके नहीं है।
दे आर पेन एरियाज इन द इकोनॉमी, दे आर गुड एरियाज इन द इकोनॉमी। गुड एरियाज वहाँ पर है जहाँ पर आपका बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट कैपेक्स कर रहा है, जहाँ पर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही है, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम चल रहा है। जैसे आपने रिसेंट में सोलार वगैरह में देखा, या फिर आपने ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखा, लास्ट 1-2 साल से आप डिफेंस में देख रहे हो। तो ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसे अलग अलग। बट आपको ये ध्यान देना है, बट एवरी थिंग विल नॉट गो अप एट द सेम पॉइंट इन टाइम। और ये मार्केट में हर सिनेरियो में आपको देखने मिलेगा कि कुछ सेक्टर चलेंगे तो कुछ सेक्टर नहीं चलेंगे। तो हमें ये चीज़, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया ताकि हमें क्लियरली ये चीज़ समझ में आए कि किधर किधर ग्रोथ रेट्स पॉसिबल है और किधर किधर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। ठीक है, तो आज का वीडियो का ये मेरा बहुत कोर ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ कि वैल्यूएशन टर्म्स में और मोमेंटम टर्म्स में कहाँ ग्रोथ आपको पॉसिबल दिख रही है। नाउ इट्स अप टू यू, यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजन बिफोर इन्वेस्टिंग। अब इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो सम की लर्निंग्स एंड ऑल्सो अगर आपके कुछ अलग से कुछ आपके सेक्टर को लेके कुछ थॉट्स है या कुछ स्टॉक्स को लेके आइडियाज़ है तो आपके हमारे साथ में कमेंट्स में पुट अप कर सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग में 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।